अब देखते हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 4.3 है। इसकी सवाल नंबर 9 ही है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। ठीक है ना। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। ठीक है। तो कह रहा है कि प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात करना है। मतलब छोटे वाला नल और बड़े वाला नल कितने समय में हौज को भर सकता है वो हमको निकालना है। ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं, क्या हमने माना बड़े बड़े व्यास वाला नल हौज को भरेगा बराबर हम मान लेते हैं टी घंटों में। ठीक है ना। टी घंटों में हमने मान लिया कि ये टी घंटे में बड़े वाला भर देगा। तो छोटे आप देखिए यहाँ पे हमने इसको मान लिया कि जो बड़ा वाला है वो टी घंटे में भर रहा है। तो छोटे व्यास वाला कितने घंटे में भरेगा? तो छोटे व्यास वाला नल हौज को भरेगा कितने समय में? T+10। क्यों? घंटों में। क्यों भाई? क्योंकि उसने ये कहा कि जो बड़ा वाला नल है वो हौज को जितने घंटे में भर रहा है उसका यहाँ पे T+10 होगा, क्योंकि छोटे वाला ज़्यादा समय लेगा, 10 घंटे ज़्यादा समय ले रहा है। ठीक है ना। बड़े वाला अगर टी घंटे में भर रहा है तो छोटा वाला उससे 10 घंटा ज़्यादा समय लेगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ये कहें कि बड़े व्यास वाला जो नल है वो हौज को 1 घंटे में कितना भरेगा। देखिए ये सारी सवालें आपकी जैसे काम समय चाल ये सब इस तरफ की सवालें हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 1 घंटे का निकालते हैं। ठीक है। तो 1 घंटे में बड़े व्यास वाला नल हौज को भरेगा। भाई अगर वो टी घंटे में पूरा भर दे रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/T भाग। ठीक है ना। ये 1/T भाग हो जाएगा। और छोटे वाला 1 घंटे में छोटे व्यास वाला नल हौज को भरेगा कितना? 1/T+10 भाग भरेगा। ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं? अब देखिए उसने ये कहा, क्वेश्चन में ये था कि दोनों मिलकर हौज को क्या कहते हैं 9 से 3/8 घंटे में भर देते हैं। तो दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा? दोनों मिलकर हौज को भरते हैं कितना? 9 सही 3/8 घंटे में। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करें तो 8 9 72, 72 3 75, 75/8 घंटे में भरते हैं। ठीक है ना। घंटे में। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि अब देखिए जब दोनों मिल गए तो 75/8 हो गया। तो 1 घंटे में अगर दोनों एक साथ पानी भरें 1 घंटे तक तो कितना भरेंगे? तो दोनों द्वारा 1 घंटे में हौज को भरेंगे कितना भरेंगे? इसका जस्ट उल्टा, क्योंकि 1/, में जाता है तो 1/75 डिवाइडिंग बाई 8, या हम इसको लिख सकते हैं 8/75 भाग। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अब हम निकालते हैं इसका एक घंटे का। यहाँ पे देखिए
छोटे वाला 1/t+10 था और बड़ा वाला कितना था 1/t। अगर ये दोनों 1 घंटे में इतना भाग भर रहे हैं तो दोनों मिलकर 1 घंटे में 8/75 भाग भरेंगे। तो देखिए दोनों को हम मिला दे रहे हैं 1/t प्लस में 1/t+10, मतलब ये 1 घंटे में जो दोनों भर रहे हैं एक साथ वो 1 घंटे का है। और उसने क्या 1 घंटे का कितना भरे थे उसको हम देखते हैं यहाँ पे 8/75। अगर पूरा 75/8 घंटे में भर रहे हैं तो 1 घंटे में कितना भरेंगे 8/75। ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा t+10, ठीक है ना, प्लस में t डिवाइडिंग बाई t इंटू t+10, ठीक है ना, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8/75 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 2t प्लस में 10 डिवाइडिंग बाई हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस में 10t इज इक्वल्स टू 8/75। अब इसका अगर क्रॉस गुणा किया जाए तो क्या आएगा, ये आपका हो जाएगा 75 इंटू में 2t प्लस में 10 इज इक्वल्स टू 8t स्क्वायर प्लस में 10t। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं कितना आएगा 75 दूनी 150t और प्लस में 750 इज इक्वल्स टू 8t स्क्वायर और प्लस में 8 धम्मा 80t। ठीक है ना। अब इस चीज़ को उधर ले जाए तो कितना बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8t स्क्वायर प्लस में 80t ये वाला और माइनस ये सब उधर जा रहा है तो कितना आएगा माइनस में 150t और माइनस में कितना आएगा 750 इज इक्वल्स टू 0 बन गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 80 स्क्वायर, ठीक है ना, और 150 में से 80 जाएगा तो 8 दूनी 16 70 आएगा, माइनस में 70t और माइनस में 750 इज इक्वल्स टू 0। अब एक काम करते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम सूत्र का उपयोग करें तो a बराबर क्या होगा 8, b बराबर क्या होगा माइनस में 70 और c बराबर आपका 750। ठीक है ना। अब देखिए सूत्र क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं। सूत्र x बराबर यहाँ पे t चल रहा है तो t बराबर, ठीक है ना, t बराबर क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडिंग बाई क्या होता है 2a। तो यहाँ पे अगर लगाएं तो कितना आएगा, देखिए ये माइनस में 70 था, ये आपका क्या था माइनस में 70 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 70 प्लस माइनस √। अब यहाँ पे -70 का स्क्वायर हम कर दें तो कितना आएगा 7 49 मतलब 4900 और माइनस क्या हो जाएगा 4ac मतलब 4 इंटू 8 इंटू 750 माइनस में 750 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और सबका मल्टीपल करेंगे कितना आएगा 24,000। ठीक है ना। डिवाइडिंग बाई 2a का मतलब क्या हुआ 2 इंटू 8 मतलब 16। देखिए इसको हम सॉल्व करें कितना आएगा 70 प्लस माइनस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 28,900। ठीक है ना। डिवाइडिंग बाई कितना हो जाएगा 16। ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करें तो कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 70 प्लस माइनस इसका √170 आएगा। ठीक है ना, डिवाइडिंग बाई 16। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, देखिए एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, जब घटाएंगे तो हमारा t का मान निगेटिव आएगा और t क्या था t आपका समय था और समय कभी निगेटिव नहीं होता, तो हम इसको केवल और केवल जोड़ने वाला लिखेंगे। तो 70 प्लस 170 डिवाइडिंग बाई 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 240/16। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो t का मान कितना आएगा, t का मान हो जाएगा 16 एकम 16 और 16 पंचे 80। तो ये आपका क्या हो जाएगा t बराबर, आपका ये t बराबर हो जाएगा 15। ठीक है ना, 15 घंटे। अब देखिए t बराबर 15 घंटा और t हमने क्या माना था बड़े व्यास वाला नल हाउस को भरेगा t घंटों में, मतलब जो बड़े व्यास वाला है वो क्या कहते हैं 15 घंटों में भरेगा और छोटे व्यास वाला बड़े यहाँ पे लिख लेते हैं बड़े व्यास वाला नल
हौज को भरेगा बराबर 15 घंटों में, ठीक है ना, घंटों में। तो छोटे व्यास वाला नल हौज को भरेगा कितना, अब छोटे वाला क्या कहा था, t+10 घंटों में, तो t बराबर हमारा 15 आया है, तो 15 + 10 मतलब 25 घंटों में, ठीक है ना। तो ये आपकी हो गई सवाल नंबर 9। अब इसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 10 कह रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटे कम समय लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में ना लिया जाए, ठीक है ना। जो मध्य का स्टेशन है वहाँ पे ये समझ लीजिए रुक ही नहीं रही है, ठीक है ना। तो यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति हावर्स अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो इस सवाल को हम देखते हैं। सवाल नंबर आपकी ये है 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए डिस्टेंस है, बीच में आपका जो स्टॉप ए को नहीं है वो डायरेक्ट जा रही है, ठीक है ना। मान लीजिए ये ए है, ये आपका बी है, और इसके बीच की दूरी कितनी है, 132 किलोमीटर है, ठीक है ना। 132 कह रहा है ना, 132 किलोमीटर, ठीक है, 132 किलोमीटर। अब देखिए एक काम हम करते हैं, क्या मानते हैं कि जो सवारी गाड़ी है, सवारी, ठीक है ना, सवारी वाली रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, हमने मान लिया t घंटा उसने लिया, ठीक है ना। जो सवारी वाली गाड़ी है वो t घंटा अगर समय ले रही है, तो एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी है उसके द्वारा लिया गया समय क्या होगा भाई, 1 घंटे कम हो जाएगा। क्योंकि वो क्या कह रहा है, वहाँ पे ये कह रहा है कि 1 घंटे कम समय लेती है, एक्सप्रेस ट्रेन सवारी गाड़ी से 1 घंटे कम समय लेती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t-1, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा घंटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर से मानते हैं, माना सवारी, ठीक है ना, सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर, क्योंकि उसने चाल दिया ही नहीं है, x किलोमीटर प्रति हावर्स हमने लिख लिया। और जो एक्सप्रेस ट्रेन है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल हमने क्या मान ली, x+11, क्योंकि कह रहा है कि एक्सप्रेस की जो चाल है वो सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा, x+11 किलोमीटर प्रति हावर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अब प्रत्येक दिशा में, चाहे सवारी वाली गाड़ी हो, ट्रेन हो, या आपकी एक्सप्रेस ट्रेन हो, दोनों को दूरी तय करना है केवल कितना, 132 किलोमीटर ही, ठीक है ना। तो दूरी तो हर एक दशा में क्या होगी, दूरी आपकी हर एक दशा में आपकी 132 किलोमीटर ही होगी, क्योंकि इतना ही दोनों को जाना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम एक सूत्र लगाते हैं, कौन सा सूत्र है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र है, और ख़ास करके ऐसे सवालों में, ठीक है ना। तो अब देखिए हम सवारी गाड़ी का पहले लेते हैं, ठीक है ना, सवारी, ठीक है ना, सवारी गाड़ी की अगर बात की जाए तो क्या आएगा, चाल बराबर, मतलब सवारी गाड़ी की चाल क्या थी, x, तो ये x बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी आपकी 132 किलोमीटर बटे समय, क्या हमें समय हमने t माना था, तो यहाँ पे क्या लिख लिया,
टी। अब देखिए एक काम करते हैं, हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था कि रेलगाड़ी की औसत चाल निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने टी माना है, समय को टी माना है, ठीक है ना। तो टी क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा 132/x। अब अगर एक्सप्रेस ट्रेन की बात की जाए, ठीक है ना, एक्सप्रेस गाड़ी, ठीक है ना। एक्सप्रेस गाड़ी क्या है, वहाँ पे उसकी चाल कितनी थी, x+11, तो x+11 चाल बराबर दूरी अब भी कितना है 132 बटे समय वो एक घंटा कम रह रही, मतलब t-1, तो t-1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं इस चीज़ को उधर ट्रांसफ़र कर दें तो कितना आएगा, इस चीज़ को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो t-1 बराबर 132 बटे x+11 आएगा। और ये हम ये भी कह सकते हैं t बराबर 132 बटे x+11 प्लस में 1। इसको अगर समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 दे दें तो देखिए दोनों समीकरण की तुलना करने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर, अगर हम तुलना करें तो क्या आएगा, देखिए तुलना कब होती है, जब दो समीकरण हो और दोनों में एक पक्ष बराबर हो। एक पक्ष बराबर हो तो दूसरा पक्ष भी क्या होता है, वो भी बराबर हो जाता है। तो हम इसको लिखते हैं, देखिए ये और ये दोनों समीकरण में ये इधर टी है बाएं पक्ष में, इधर क्या कहते हैं दूसरे समीकरण में बाएं पक्ष में भी टी है। तो अगर ये दोनों पक्ष बराबर है, बायां पक्ष दोनों का बराबर है, तो दाहिना भी बराबर होगा। तो मतलब क्या हो जाएगा 132 बटे एक्स बराबर 132 बटे x+11 और प्लस में 1, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक काम करते हैं, इस चीज़ को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 132 बटे x माइनस में 132 बटे x+11 इज टू उसको वहीं रहने दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 132 तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 132 कॉमन होगा तो कितना आएगा 1/x और माइनस में 1/x+11, ठीक है ना, और इज टू क्या 1। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या आएगा 132, और इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए आपका नीचे चर है तो मतलब पूरा का पूरा लिखा जाएगा मल्टीपल में x×x+11, ठीक है ना। और ये उधर गुणा होगा तो कितना आएगा x+11 और माइनस में x इज टू कितना हो जाएगा 1। देखिए ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा 132 × 11 बटे, अब इसका अगर मल्टीपल कर दें कितना आएगा x² प्लस में 11x इज टू 1। अब इस चीज़ को उधर ट्रांसफ़र करें तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 132 × 11 कर लेते तो 11 दूनी 22, 2 हाथ से लगे 2 और 11 3 33, 2 35 की 5 हाथ से लगे 3 और 11 1 में 11 3 14, 1452 इज टू क्या हो जाएगा x² प्लस में 11x। और इसको अगर हम एक तरफ पक्षांतर कर लें तो कितना आएगा x² प्लस में 11x और ये उधर जाएगा तो माइनस में 1452 इज टू 0। आपका ये द्विघात समीकरण बन गया। अब एक काम करते हैं, इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्या था x² प्लस 11x माइनस में 1452, ठीक है ना। क्या है x² प्लस में 11x माइनस में 1452, ठीक है ना, बराबर में आपका ये 0 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम 1452 का फ्रैक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। फ्रैक्शन करने के बाद दो भागों में बांट भी सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन करने पर आपका क्या आएगा 1452 का जब हम फ्रैक्शन करेंगे तो किससे जाएगा 2 से जाएगा, 2 से 14 और क्या कहते हैं 2 दूनी 4, 2 छंग 12,
2 छंग 12, अब कितना जाएगा 2 3 6 और 2 छंग 12 और 2 3 6, 2 से जाएगा कितना आएगा 2 1 कम 2, 2 8 16, नहीं 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, ठीक है ना। 3 1 9 3, 3 दूनी 6 और 3 1 9 3, और यहाँ पे अब ये किससे जाएगा 11 से जाएगा, ठीक है ना। 11 ग्राम में 121, फिर से 11 से जाएगा। यहाँ पे देखिए अब बनेगा कैसे, ये बनेगा आपका 2 दूनी 4 और 3 12 नहीं, देखिए 11 3 33 और 11 दूनी 22 दूनी 44, 44 में से 33 जाएगा तो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 44 माइनस 33 इंटू एक्स माइनस में 1452 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में 44 एक्स माइनस में 33 एक्स माइनस में 1452 इज इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। अब देखिए यहाँ से कॉमन लें तो एक्स कॉमन आएगा तो एक्स प्लस 44 आपका हो जाएगा, और माइनस में अगर 33 कॉमन कर लें तो कितना आएगा एक्स प्लस 44, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बार हो जाएगा एक्स माइनस 33 और एक बार हो जाएगा एक्स प्लस 44 बराबर 0, एक बार ये 0 एक बार ये 0, तो क्या आएगा एक्स बराबर आपका 33 आएगा और माइनस में 44, ठीक है ना। लेकिन देखिए यहाँ पे एक्स क्या माना गया था, यहाँ पे एक्स आपका क्या था चाल है, और चाल कभी आपकी ऋणात्मक हो सकती है नहीं हो सकती है, तो ये चीज़ तो आपका नहीं होगा, तो मतलब एक्स बराबर आपका क्या आएगा केवल और केवल 33। तो चाल तो आपकी आ गई, ये सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी यक्स, तो यहाँ पे एक्स बराबर कितना 33, तो रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगी 33 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए और जो एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल क्या थी 11 ज़्यादा थी, तो 33 प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे 33 11 कितना हो जाएगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। ये आपकी हो जाएगी 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सवारी रेलगाड़ी की चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी 44 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखते हैं सवाल नंबर, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हमको भुजा ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो भुजा देखिए हम कैसे ज्ञात करते हैं। सवाल नंबर ये आपकी है 11, ठीक है ना, सवाल नंबर 11 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग इतना है, इनके परिमापों का अंतर इतना है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। देखिए एक काम करते हैं कि हम दो वर्ग बना लेते हैं, एक वर्ग आपका ये है, ठीक है ना, और दूसरा आपका वर्ग मान लीजिए ये है। इसकी हमने भुजा वर्ग है तो वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो हमने इसको मान लिया ये ए है, इसको मान लिया हमने बी है, ठीक है ना। इसकी प्रत्येक भुजा ए है, इसकी प्रत्येक भुजा बी है। तो अब उस क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, अब इनका दोनों का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पे लिख लेते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा पहला वाला ए स्क्वायर और दूसरा वाला बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो यहाँ पे दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग कितना है 468 है मीटर स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ये आपका ए स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में बी स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा 468 हो जाएगा, ठीक है ना। अब कह रहा है उनके परिमापों का अंतर, तो परिमाप क्या होता है,
परिमाप का मतलब ये होता है कि ये सारी की सारी भुजाओं की जो लंबाइयाँ उनको अगर जोड़ लें तो परिमाप हो जाता है। परिमाप का मतलब होता है बाहरी आवरण, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं की माप ए है। तो अगर चारों को जोड़ें कितना आएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए मतलब 4a, और ऐसे ये क्या हो जाएगा 4b। तो कह रहा है कि उनके परिमापों का अंतर क्या है, 24 मीटर है। तो परिमापों का अंतर कितना है, 24 मीटर है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको 4a माइनस में 4b बराबर 24 लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अंतर का हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया है कि ये वाला जो वर्ग है, ये वाला जो वर्ग है ये बड़ा है, इसकी भुजाएं बड़ी हैं, और ये वाला आपका क्या है, छोटा है, इसकी भुजाएं छोटी हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे 4a माइनस 4b किया है, ठीक है ना। जो वर्ग बड़ा हो यहाँ पे, इसीलिए मैंने 4a लिखा है पहले, क्योंकि अंतर का मतलब यही होता है कि बड़ी संख्या को बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा, a माइनस बी बराबर कितना आएगा 24। तो a माइनस बी बराबर कितना आएगा, 4 छंग 24, 6 आ जाएगा। तो यहाँ से हम a का मान निकाल सकते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस बी, ठीक है ना। अब यही मान अगर हम इसको समीकरण 1 मान लें, और तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर रखें तो क्या आएगा, देखिए 6 प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर बराबर में कितना आएगा, 468 आएगा। अब यहाँ पे अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएं तो कितना आएगा, 6 छंग 36 प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 6 दूनी 12 बी प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है ना। प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 468। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको मानक रूप में लिखना है, ठीक है ना। तो मतलब जो चर है उसकी बड़ी घात पहले और जो घात है घात को घटते हुए क्रम में लिख रहे हैं, ठीक है ना। चर की घात को घटते हुए क्रम में अगर लिखें तो कितना आएगा, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस में 12b और प्लस में 36 बराबर में 468 है, माइनस में यहाँ पे हो जाएगा, इधर आएगा तो 468 बराबर में 0। अब यहाँ पे देखिए 2b स्क्वायर प्लस में 12b और माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में जब इसको हम घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 432, ठीक है ना। कितना आएगा 432 इज इक्वल टू 0। अब दो अगर कॉमन कर ले तो कितना आएगा, b स्क्वायर प्लस में 2 छंग 12 b माइनस में 2 एकम 2 दूनी 4 2 एकम 2 छंग 12, ठीक है ना, बराबर 0। 2 उधर जाएगा भाग में 0 हो जाएगा। तो कितना आएगा b स्क्वायर प्लस में 6b माइनस में 216 इज इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ से देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सॉल्व करके इसको हम दो भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, c वाला कांस्टेंट वाला पद और b स्क्वायर का मल्टीपल 1 है, तो 216 का हमको क्या करना है, फ्रैक्शन करना है। तो 216 का अगर हम फ्रैक्शन करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे देख लीजिए 216 का जब हम फ्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा, 2 एकन्नम 2 और 0 2 8 16, 2 से करेंगे 2 पंचे 10 2 चौक 8, 2 से करेंगे कितना आएगा 2 दूनी 4 और 2 से 14, फिर 3 से करेंगे 3 9 27 और 3 तिरिक्का 9 और 3 एकन्नम 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हमको क्या दो भागों में बांटना है और 6 लाना है, ठीक है ना, जोड़ के या घटा के। तो देखिए यहाँ पे 3 तिरिक्का 9 और 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 दूनी 12 और 18, तो मतलब क्या हुआ 18 में से 12 गया 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस में 18 माइनस 12 b माइनस में 216 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है ना, b स्क्वायर प्लस में 18b और माइनस में 12b माइनस में 216 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा b कॉमन होगा तो b प्लस 18 हो जाएगा और माइनस में 12 कॉमन होगा तो b प्लस 18 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से b प्लस 18 तो कॉमन हो गया, बचा क्या b माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए b बराबर एक बार 12 आएगा और दूसरी बार माइनस में 18 आएगा, ठीक है ना। लेकिन b क्या था, b हमारी ये भुजा थी, ठीक है ना, और भुजा कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए ये चीज़ नहीं हो सकता। तो क्या होगा b बराबर 12। अब देखिए
जब हमारा b बराबर 12 आ गया तो a बराबर निकालने के लिए हम इस वाले समीकरण 2 इसको मान लें, तो समीकरण 2 से कितना हो जाएगा, a बराबर 6 + b मतलब 12, तो 12 6 18, तो ये आपका क्या हो गया 18, ठीक है ना। तो ये आपका 18 मीटर हो गया और ये आपका 12 मीटर हो गया। तो दोनों वर्गों की भुजाएं क्या क्या हैं, एक वर्ग की भुजा आपकी 18 है और दूसरी वर्ग की भुजा आपकी 12 है।